Here he goes again. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स 360। और आज की सबसे पहले हम टॉप स्टोरीज़ के ऊपर नज़र डालते हैं। T20 वर्ल्ड कप का अख्ताम हुआ है। फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। पहली दफ़ा T20 वर्ल्ड कप को जीतने में कामयाब हुए हैं। और उसके अलावा हम ज़रूर बात करेंगे पाकिस्तान टूर टू बांग्लादेश की, जो 19 तारीख से शुरू होगा ढाका में। और पाकिस्तान का जो ये टूर है ये 3 T20s पे मबनी है जो ढाका में बांग्लादेश के अगेंस्ट खेले जाएंगे। हम इस पे भी बात करेंगे अपने गेस्ट के साथ। और उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ विमेन, जो 3 ODI की सीरीज़ हुई थी, जिसमें ऑब्वियसली हमने देखा कि वाइट वॉश हुआ पाकिस्तान की टीम को। उसके ऊपर इन डेप्थ गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे क्या रीजंस बने इसके। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद अवैस, क्रिकेट एक्सपर्ट। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। और इसके ऊपर जो T20 वर्ल्ड कप है, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके ऊपर हमारे पास एक रिपोर्ट तैयार है, सबसे पहले वहाँ जाते हैं, फिर आके मोहम्मद अवैस से बात करते हैं। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी। कीवीज ने 20 ओवर्स में 4 विकेटों पर 172 रन बनाए। बैटिंग विकेट पर न्यूजीलैंड का आगाज कदरे सुस्त रहा और 11 ओवर्स में उनका स्कोर 76 रन, 2 खिलाड़ी आउट था। डैरल मिचेल 11 और मार्टिन गप्टिल 28 रन बना सके। तीसरे नंबर पर बैटिंग के लिए आने वाले केन विलियमसन ने जिम्मेदारी संभाली और निस्फ सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 48 गेंदों पर 85 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 10 चौके शामिल थे। ग्लेन फिलिप्स 18 रन बनाकर आउट हुए। जेम्स नीशम 13 और टिम स्टैफर्ड 8 रन पर नॉट आउट रहे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जोश हेजलवुड कामयाब बॉलर रहे। उन्होंने 16 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। एडम जंपा के हिस्से में 1 विकेट आई। 173 रन का हदफ कैंगरूज ने 18.5 ओवर्स में सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। 15 रन पर पहली विकेट गिरने के बाद डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने शानदार बैटिंग करते हुए टीम के लिए हदफ का ताकुब आसान बनाया। दोनों ने दूसरी विकेट की शराकत में 92 रन का इजाफा किया। डेविड वार्नर ने 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 38 गेंदों पर 53 रन की इनिंग्स खेली। that sounded stunning. He's got the wicket he wanted. मिचेल मार्श ने 50 गेंदों पर 77 रन बनाए। उनकी इनिंग्स में 4 छक्के और 6 चौके शामिल थे। That dragged down too easy. ग्लेन मैक्सवेल ने भी 18 गेंदों पर 28 रन बनाते हुए जीत में अपना हिस्सा डाला। Maxwell looks to finish it, and he might have done it as well. 5 times 50 over men's World Cup champions, a team that can never ever. World Cup champions for 2021. Celebrations. और इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने पहली दफ़ा मेंस क्रिकेट में T20 की ट्रॉफ़ी उठाई। वुमेंस क्रिकेट में वो बहुत दफ़ा ये ट्रॉफ़ी उठा चुके हैं। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अवैस कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा? क्योंकि जब हम फेवरेट्स की बात कर रहे थे, डिफरेंट एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, तो किसी की भी टॉप 4 में ऑस्ट्रेलिया नज़र नहीं आ रहा था। मुझे याद है सना कि ज़्यादातर प्रोग्राम्स में हमने यही बात की थी ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंसेस, क्योंकि ऑब्वियसली एक बड़ी टीम है, आपको पता है पिछले बैक टू बैक टूर्नामेंट्स भी जीत चुके हैं वर्ल्ड कप के। फेवरेट टीम जानी जाती है हर वर्ल्ड कप में, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर आप देखें कोई ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस उनकी नहीं थी। मुझे याद है कि ये बात हमेशा हम करते हुए हैं कि जितनी भी टीम्स आप देखें, चाहे न्यूजीलैंड को देखें, इंग्लैंड देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, इनके लड़के 1.5 महीने से आपको पता है उधर थे मौजूद, IPL भी खेलते रहे हैं, लेकिन स्टिल एज यूज टू विकेट्स की नहीं रहे इन द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। आप देखें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी किया है। डेविड वार्नर आपको याद हो अपनी टीम के लिए बाहर भी बैठे थे एज अ कैप्टन भी।
लेकिन वो चीज़ नहीं थी ऑस्ट्रेलियन टीम में। लेकिन राइट टाइम मैं कहूँ वही दिन कि जिसका दिन अच्छा होता है, जो अच्छा परफॉर्म करता है और ख़ास करके जो एग्रेसिव खेलता है इस टूर्नामेंट के अंदर, वही जीतता है। आपने वो देखा ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से परफॉर्म किया कि टोटली आउट क्लास किया न्यूजीलैंड को। लग नहीं रहा था कल कि न्यूजीलैंड शायद इस मैच में भी है, जैसे मैं आपसे ऑफेयर बात कर रहा था कि प्रेजेंट भी है नहीं है, क्योंकि वो जो न्यूजीलैंड की बैटिंग, चलें ठीक है आपने परफॉर्म किया, आपके खास करके जो मार्टिन गप्टिल वाला जो फैक्टर था मैं कहता हूँ स्टिल वो मिसिंग था न्यूजीलैंड में। सिवाय एक मैच के अलावा आप देखें मार्टिन गप्टिल ने कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, जो कि उनको डेंट भी किया है मैं कहता हूँ ओपनिंग के ऊपर, क्योंकि वो हाईली रिलाई करते हैं अपने ओपनर्स के ऊपर। मिचेल की कल आप देखें कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही जैसे उन्होंने पिछले मैच में किया था। उनके लिए विलियमसन ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट बैट्समैन है, लेकिन जब तक एक अपिश ऑर्डर परफॉर्म नहीं करेगा, वो प्रेशर आपको पता है मिडल ऑर्डर के ऊपर फिर नीचे ऑर्डर पे आता है, फिर कॉनवॉय का ना होना वो ज़्यादा उनको नुकसानदेह हुआ। लेकिन कल उनकी बॉलिंग की थोड़ा बहुत मुझे पता है ड्यू फैक्टर ज़रूर रोल प्ले करता है, लेकिन समझ से बालातर था कल। आसान अल्फाज में कहूँ मुझे मैच का कल मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया। मज़ा हम में से भी किसी को नहीं आया, हम लोग तो क्योंकि पाकिस्तान निकल चुका था, एक मज़ा उस तरह से कम हो चुका था। बट आप सही बात कर रहे हैं कि बहुत ही वन साइडेड फाइनल हुआ। सेमीफाइनल्स चाहे कि एंड पे 19th ओवर में ही चेज़ हुए, पर वो वन साइडेड कहीं पे भी नज़र नहीं आया। टॉस के हवाले से बड़ी जिक्र हुआ है, टॉस का भी एक फैक्टर ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज दे गया। पर डेविड कॉनवे की अगर हम बात करें, जितना वो स्पिन के ऊपर कंफर्टेबल नज़र आए, जितनी उन्होंने पार्टनरशिप्स बनाई उस मिडिल ऑर्डर में, आपको लगता है कि जो एग्रेसिव नहीं खेल सके शुरू में, विकेट्स 4-4 आउट हुई हैं, ये मैं हैरान हूँ इसी बात पे कि 170 के स्कोर्स हुए हैं सेमीफाइनल में जो डिफेंड नहीं हो सके, और फिर भी हम 170 ही करने गए न्यूजीलैंड वाले कल। और शायद वो यही वजह थी कि कॉनवे क्योंकि नहीं था तो बैटिंग डेप्थ और कम हो चुकी थी। आप देखें, आपको पता है कि ज़्यादातर जो मैं पढ़ भी रहा था स्टैट्स के, अगर आप ऊपर जाएं तो इस टूर्नामेंट के अंदर स्पिनर्स ने डोमिनेट किया। अराउंड आई थिंक 56 से 58 विकेट स्पिनर्स ने ली हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। और आप चाहे हिस्ट्री आप यूएई की उठा के देख लें, चाहे पाकिस्तान टीम भी जब भी वहाँ खेलती रही है, शारजा थोड़ा बहुत आपको पता है फ्लैट डेक विकेट है। वैसे अगर मैं पर्सनली अगर होता तो वो चले आईसीसी ने दुबई में करवाया, मैं चाहता कि शारजा में हो, क्योंकि आपको पता है सना आजकल जो क्राउड है वो पसंद करता है ज़्यादा स्कोर हो, 200 भी हो, 200 चेज भी हो, क्योंकि ज़्यादा चौके छक्के लगे, इंटरेस्टिंग मैच यहाँ पर हो। बीच में आपको पता है स्पिनर्स का जो डोमिनेट वाला मामला था, बहुत से लोगों ने कंप्लेन भी की कि क्या पिचेज़ हैं यहाँ पर, बॉल जोन सा है वो दूसरी इनिंग्स में ग्रिप नहीं होता, अपना ड्यू फैक्टर रोल प्ले करती है, या पहली इनिंग्स के अंदर बॉल जोन सा ग्रिप भी होता है, ब्रेक भी मिलता है बॉलर्स को, तो तंग करते रहे बैट्समैन को। लेकिन कॉनवे की जो आपने बात की, मुझे ज़ाती तौर पर यह था कि शायद इसको ये चांस दें अपना चैपमैन को, क्योंकि चैपमैन पहले हांगकांग के लिए खेलते रहे हैं, ये जो सिमिलर कंडीशंस हैं उनसे वो ज़्यादा वाकिफ़ हैं यूएई से, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा अक्सर यहाँ पर ही आपको पता हांगकांग क्वालिफाइंग राउंड्स भी हो जाए, वैसे इंटरनेशनल कॉन्टिनेंट जो कप्स हैं वगैरह वो यहाँ पर ही खेलते हैं। लेकिन शायद वो एज उनको सिफिट को इसलिए मिला, आपको पता है क्योंकि एक विकेट कीपर बैट्समैन भी हैं, कॉनवे विकेट कीपर की जिम्मेदारी भी संभालते थे। लेकिन जब आपको पता है एक विनिंग स्ट्रीक आपकी टूटती है, जो आपका खास करके जो कॉम्बिनेशन है, तो वो आपको हर्ट जरूर करता है। जैसे इंग्लैंड के साथ हुआ था, जेसन रॉय बायरवे, आपने देखा कि उनको वो हर्ट जरूर किया बैटिंग में। लेकिन मेरी पर्सनली जो आपने एक बात की थी, मेरे खुद भी था जेन में कि चाहे जो भी टीम यहाँ पर पहले बैटिंग करे, एटलीस्ट जब आप सेमीज और फाइनल्स में होते हैं आपका जेन होना चाहिए 190-200 प्लस स्कोर। जब आप चेज 190 इज अ बिग स्कोर, मैं कहूँगा 170 भी जरूर एक बड़ा स्कोर था, लेकिन कल टोटली आउट क्लास किया ऑस्ट्रेलिया को। देखें आपको जो भी था, लेकिन आपको उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उन्होंने अपने पर प्रेशर नहीं आने दिया। ऑस्ट्रेलियंस जिस तरीके से खेलते हैं, टेम्परामेंट स्ट्रॉन्ग है उनका। मैंने कल वो देखा वन डाउन पोजीशन पे भी जिस तरीके से खेलते रहे कल मार्श, पहली बॉल पे दूसरी बॉल पे आके छक्का तो वो पता लगा कि वो जो मेंटली जो उनकी स्ट्रेंथ है वो कल मुझे ऑस्ट्रेलिया की नज़र में सेटल किसी बॉलर को होने नहीं दिया। और वो जो हम फाइन लाइन की बात करते हैं बिटवीन कैप्टन एंड कोच की, किसकी अथॉरिटी होनी चाहिए, कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुन रही थी एरन फिंच की, तो वो जिक्र कर रहे थे कि डेविड वार्नर के बारे में उन्होंने फ़ोन किया जस्टिन लैंगर को कि इसकी आप फिक्र ना करें, ये परफॉर्म करेगा। और फिर उसके बाद मिच मार्श को जो प्रमोट किया वो जस्टिन लैंगर ने किया, तो दोनों ने एक दूसरे की बात को समझा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से टीम के ऑर्डर्स बनाए, प्लेयर सेलेक्ट किए। तो ये भी कितना इंपॉर्टेंट है, इसको बैलेंस करना, ये भी आप ज़रूर बताएं। देखिए ऑब्वियसली आपको पता है, क्योंकि जब तक आपका बैकअप नहीं होगा, मैं कहूँगा खास करके जो आपकी टीम यूनिट एक होता है, कैप्टन का बैकअप आपको लाजमी ज़रूरी है। जब आपके बैड टाइम्स होते हैं, आपको पता है वही आपको सहारा देते हैं। आज देखें ना, हसन अली वाला मुझे याद है, बाबर आजम ने एक बड़ापन होता है दिखाना कि जी मैं मेन बॉलर हैं हमारे, मैं उनको बैकअप करता हूँ, किसी की कोई गलती नहीं है, एक टीम यूनिट जैसे बन के खेले हैं। उसके बाद आपको याद हो हेडन का भी जब बयान था फ़खर जमान के बारे में, हमने भी क्रिटिसाइज़ किया कि फ़खर एक वीक लिंक है। शायद हैदर अली को ये जो आपके जो दो मैं कहूँगा जो मैचेस थे, जो स्कॉटलैंड, उसके आगे आप चांस देते ताकि आपके वो वाइड सर्कल होती कि इसको हमने करना है। लेकिन
मुझे याद है उनको बैकअप किया और हेडन का शायद बयान भी था कि आप फ़खर को एक टोटली डिफरेंट फ़खर देखेंगे सेमीज़ में, और आपने वो देखा फ़खर जमान को परफॉर्म करते हुए एग्रेसिव जोन सा है। एक टीम का बैकअप आपको पता है बड़ा ज़रूरी होता है। मुझे याद है कि डेविड वार्नर के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया कि वार्नर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस थी ऑस्ट्रेलिया की, मैथ्यू वेड पे थी, आपको याद हो जब उन्होंने डेब्यू किया था, आई गेस वो शायद ओपनिंग बैट्समैन थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, फिर उनको मिडिल में खिलाया गया, फिर उनको छठे सातवें पे खिलाया गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने स्टिक अराउंड किया। आज वो देखें उन्होंने बताया कि वो क्या केपेबल हैं, बल्कि आपको सना पता वो ब्लाइंड ब्लाइंड भी हैं मैथ्यू वेड, क्योंकि वो पिंक टेस्ट जो होता है, इनका जो डे नाइट टेस्ट मैचेस है उसके अंदर भी इनको इशू होता है, लेकिन आई गेस उन्होंने 6 से 7 आउट किए थे उसके अंदर भी। तो मैथ्यू वेड की वो चीज़ नज़र आती है, हार्ड वर्क जो उन्होंने किया है। मैथ्यू वेड को तो हम कभी नहीं भुला सकेंगे और इस गम को भुलाने के लिए हम एक रिपोर्ट ज़रूर देखने जाएंगे जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे है T20 वर्ल्ड कप की। उस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर वापस आके अपनी डिस्कशन को जारी रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बल्लेबाजों की। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम 4 निफ सेंचुरियों की मदद से 303 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने 289 और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने 281 रन बनाए। जोस बटलर ने नॉट आउट 101 रन के साथ इवेंट की वाहिद सेंचुरी स्कोर की। सबसे ज्यादा 13 छक्के भी लगाए। बॉलर्स में श्रीलंका के वविंदो हसरंगा 16 विकेटों के साथ सरफहरिस्त रहे। ऑस्ट्रेलिया के एडम जाम्पा और न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट ने 13 विकेटें हासिल की। नीदरलैंड्स के कर्टस केम्फर, श्रीलंका के वविंदु हसरंगा और जनूबी अफ्रीका के कगिसो रबादा ने हैट्रिक मुकम्मल की। सबसे बड़ा टोटल भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2 विकेटों पर 210 रन बनाए। नीदरलैंड्स ने श्रीलंका के खिलाफ 44 रन का सबसे कम स्कोर किया। मोहम्मद यूनुस, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। जी वेलकम बैक। और देखें, ये हमने देखा जो ओवरऑल परफॉर्मेंसेस रही श्रीलंका की टीम के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें बिफोर वी मूव ऑन टू द पाकिस्तान टूर टू बांग्लादेश, उसमें आपको ऐसा लगता है, हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया, मिकी आर्थर जो है वो सीनियर प्लेयर्स को साइड पर कर देते हैं, फिर यंगस्टर्स को लेके आते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर 1-2 सीनियर प्लेयर्स और होते तो श्रीलंका सेमीफाइनल तक पहुंच सकता था। मुझे वैसे ना एक चीज़, थोड़ी सी श्रीलंका की टीम में जो आपने बात की ना, ठीक है मिकी आर्थर थोड़ा बहुत आपको पता उन्होंने स्ट्रीमलाइन ज़रूर करें श्रीलंकन क्रिकेट को, लेकिन वो चीज़ जो आपने बात की फैक्टर जो था ना सीनियर प्लेयर्स का, खास करके जैसे मैथ्यूज़ थे, प्रेरा आपको पता रिटायर हो गए, वो भी फैक्टर मुझे थोड़ा बहुत मिसिंग नज़र उनका आया। कुछ साल जो उनसे आपको पता इतना अच्छे वो कलर में नज़र नहीं आए श्रीलंका के लिए, क्योंकि सीनियर कैंपेनर हैं, फिर उनके लिए ओपनिंग के अंदर इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करते हुए। फिर उनका जो मिडल ऑर्डर आप देखें, खास करके वो ज़्यादातर कंसिस्ट करता था लड़के जो अंडर 19s के हैं या जो यंगस्टर हैं, जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं श्रीलंका के। तो कहीं ना कहीं वो चंदीमल फैक्टर भी, ठीक है चंदीमल मुझे पता है बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस एज सच नहीं रही जितना उनको कंसिस्टेंटली चांस श्रीलंका, लेकिन एक सीनियर प्लेयर का आपको पता है एक बड़ा इफेक्ट होता है टीम के ऊपर, वो चीज़ ज़रूर इसके अंदर नजर आई। फिर आप बॉलिंग के अंदर भी आप देखें तो जो सीनियर, खास करके उनका जो स्पिन बॉलिंग का था, वो जो मैजिकल जो स्पिनर थे, अवसंका आई गेस उनका नाम था, उन्होंने अनिक्षाना उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। एक पता है आपको कि स्पिन में हमेशा श्रीलंका डोमिनेट भी करता हुआ है इस टूर्नामेंट के अंदर, वो इस वक्त ICC अपना जो टूर्नामेंट की टीम है उसके अंदर भी हुआ है। तो श्रीलंका ने बॉलिंग के अंदर जरूर डोमिनेट किया, लेकिन जो सीनियर फैक्टर था वो आपको इस टूर्नामेंट के अंदर जो सा मिस, जैसे बांग्लादेश में आप एग्जांपल लें, तमीम इकबाल का ना होना मेरे लिए बहुत बड़ा एक झटका था बांग्लादेश में। आप बांग्लादेश को अगर स्टार्ट से देखें द टूर्नामेंट, जिस वक्त ये आपके क्वालिफाइंग राउंड्स थे, तो मैं पर्सनली ये फील कर रहा था श्रीलंका के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी अच्छी टीम ने खेलना है तो वो ओमान ने खेला था। आपको याद हो ओमान ने एक टफ टाइम बांग्लादेश को बीच में दे दिया था। वो फैक्टर नज़र आ रहा था कि जो तमीम इकबाल का ना होना वो उनको डेंट कर रहा है, और वो नज़र भी आया आपको इस टूर्नामेंट के अंदर। बांग्लादेश टीम आप देखें कि इतना मैं कहूँगा कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, उनकी जो स्मॉल पार्टनरशिप्स थी वो भी नहीं बनी। साकिब अल हसन बाहर चले गए टूर्नामेंट से इंजर्ड होकर, तो वो जो चीज़ है उनके लिए वो बड़ी अफेक्टेड रही है सीनियर प्लेयर्स का ना होना। बिल्कुल, बांग्लादेश की तो टीम में वो स्पार्क नज़र ही नहीं आ रहा था, और सबसे ज़्यादा स्ट्रगल ही जैसे आपने कहा कि पावर प्ले की बैटिंग में उन्होंने किया। और अब हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे और पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो टूर आने वाला है उस पर भी बात करेंगे और वुमेन्स क्रिकेट पे भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। Here he goes again.
the Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we humans know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. जब तक मुसलमान दुनिया मिलके इसका प्रेशर नहीं डालेगी मगरिब मुबालक के ऊपर, ये मुश्किल रहेगा हमारे लिए कि वो इसके पीछे छुप जाते हैं कि जी आज़ादी राय। It is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our Holy Prophet. मुझे फख्र है इसका कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उसने इस चीज़ को उठाया। I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. कि मेरा जो नौजवान है पाकिस्तान का, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ उनका नंबर 1 रोल मॉडल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाए। Here he goes again. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360 और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद अवैस और अब हमें फ़ोन लाइन पे भी ज्वाइन किया है अहमद नवाज़ ने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट जो हैं हमारे साथ। अहमद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आज के आप उस होस्ट की सीट पर और मैं दूसरी साइड पर हूँ। वालेकुम अस्सलाम अहमद, मुझे कोई इतना ख़ास मज़ा नहीं आ रहा, आप जल्दी वापस आ जाए, मुझे वो सीट में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बट चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड कप की बात तो हम कर चुके हैं, पर पाकिस्तान टूर टू बांग्लादेश 3 मैचेस का ये टूर है। 19, 20, 22 को ढाका में ये तीनों मैचेस खेले जाएंगे। इस टूर को आप कैसे देखते हैं? मोहम्मद हफीज़ ने विड्रॉ किया है इस टूर से, इसको भी आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से सना, पहले तो तमाम उन लोगों के लिए जो वर्ल्ड कप के बाद ये क्वेश्चन करते रहे कि इस टूर की अभी क्या ज़रूरत थी या हमें इतना इमीडिएटली जाने की ज़रूरत नहीं थी, मेरे ख्याल से बड़ा एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर है। उसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट का जो मेजॉरिटी शेयर है वो बहुत कम है। तो अगर आपको बांग्लादेश के साथ एक सीरीज देखने को मिल रही है तो आप उसमें इंटरेस्ट शो करें एंड बी कॉन्फिडेंट, बिकॉज बांग्लादेश इज़ अ वेरी क्वालिटी साइड। आप इस चीज़ को याद रखिए कि उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया को भी अपने ही होम ग्राउंड पर उन्होंने शिकस्त दी और उसके बाद वो वर्ल्ड कप में गए और उनकी वर्ल्ड कप की कैंपेन बहुत डिसअपॉइंटिंग रही। तो वो भी बहुत ईगर हैं अपने फैंस के लिए एक विक्ट्री लेने के लिए। तो मेरे ख्याल से हमें ये इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली देखना चाहिए कि पाकिस्तान की टीम का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है और लड़के बहुत कॉन्फिडेंट है वर्ल्ड कप के बाद। अनफॉर्चुनेट था कि सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त हुई, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस टूर्नामेंट को अपनी फ्यूचर की तैयारी के लिए जो आप कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, देखिए वर्ल्ड कप इज़ डन एंड डस्टेड। पाकिस्तान परफॉर्म वेरी वेल, कंग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया फॉर विनिंग द टूर्नामेंट। बट जब हम बात करेंगे पाकिस्तान के फ्यूचर की, तो ये टूर्नामेंट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और जो नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप है वो सिर्फ ऑलमोस्ट 1 साल के गैप में आ रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से 5 साल T20 वर्ल्ड कप नहीं हो सका। ऑस्ट्रेलिया में वो वर्ल्ड कप होगा। ऑब्वियसली वो कंडीशंस बिल्कुल फ़र्क हैं, पर मैच प्रैक्टिस जैसे आपने कहा बहुत ज़रूरी है। एक और सवाल मैं आपसे करूँगी कि बांग्लादेश में हमने देखा है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया अपने बैकयार्ड में, इवन दो ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट टीम वहाँ नहीं गई थी। आपको लगता है वही स्लो लो पिचेस होंगी, स्पिन ट्रैक्स होंगे, और आपको लगता है कि क्या तमीम इकबाल वापस आएंगे अब T20 में, या उनका T20 करियर अब ख़त्म हो चुका है बांग्लादेश के लिए? देखिए, आपने बड़ा टेक्निकल सवाल पूछा है और आज मैं दूसरे एंड पे हूँ। पिच को आपसे बेहतर तो कोई रीड नहीं कर सकता था, लेकिन मेरा ज़ाती ओपिनियन है। थोड़े से बाउंसर्स और यॉर्कर्स तो मेरा भी हक है करने का। बिल्कुल, आई एम लविंग द एग्रेशन फ्रॉम योर साइड। अच्छा, बात ऐसे है कि मेरे ख्याल से बांग्लादेश विल गो विद द ट्रेडिशनल पिचेस, और पाकिस्तान को भी ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान टूर्नामेंट में एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ गया जहाँ पे दे केप्ट विकेट्स इन हैंड और फिर एंड में जो है वो एक्सेलरेट करते थे। तो मेरे ख्याल से मौका अच्छा है पाकिस्तान के पास भी। तमीम इकबाल की बात करें तो आई बीन अ ह्यूज फैन बीइंग अ लेफ्ट हैंडर माई सेल्फ। मेरा अनफॉर्चुनेट ख्याल है कि लीग क्रिकेट में तो शायद वो अपना कमबैक कर सकें, लेकिन जब आप बात करते हैं इंटरनेशनल कंपैरेटिव क्रिकेट की,
तो मेरा पर्सनल ख्याल है, क्योंकि वर्ल्ड कप एक साल के अंदर अंदर ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, कि तमीम के लिए शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा इस इंजरी से कम बैक करना। अहमद, मेरे ख्याल से आपने बड़ी अच्छी पुल शॉट मारी है मेरे बाउंसर के ऊपर, तो वेल डन। अवैस, आप बताएं कि T20 काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ बांग्लादेश की टीम के ऊपर कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी की पिचेस बनाई बांग्लादेश के अंदर, और उसके बाद फिर जब प्रॉपर क्रिकेट के लिए T20 की पिचेस पे आए तो वो उस तरह की फायर पावर उनके अंदर नज़र नहीं आई। बैटिंग ऑर्डर्स का मसला था, लग रहा था कप्तान इंचार्ज नहीं है, फिर शाकिब अल हसन की इंजरी हो गई। किस तरह देखते हैं अब कितना बड़ा रीबिल्ड का फेस करना पड़ेगा इस वक्त बांग्लादेश के? ये तो बात अहमद भाई ने जैसे कही ना, आपको पता है कि बांग्लादेश ने, अगर आप थोड़े अर्से पहले भी देख लें, उन्होंने अपनी अच्छी टीम, मैं कहता हूँ वो जो बांग्लादेश हम जानते थे उससे काफ़ी बेहतर टीम बना ली है। लेकिन जो इश्यूज उनके बांग्लादेश क्रिकेट में भी, आपको पता है साकिब अल हसन को भी बाहर किया गया, फिर अपना तमीम इकबाल, एक मेरे लिए बहुत बड़ा, ने तो खुद अपने आप को बाहर किया, उनको तो किसी ने बाहर नहीं किया। वो फिर तमीम इकबाल वाला, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा ब्लो है, क्योंकि आपको पता है वो हमेशा से लीड करते रहे फ्रॉम द फ्रंट, बांग्लादेश की बैटिंग को परफॉर्म भी करते रहे हैं। उनके पास फायर पावर ज़रूर, आपको पता है महमूदुल्लाह है, अगर आप टॉप से देखें, लिंटन दास उनके पास मौजूद हैं, फिर खुद साकिब अल हसन है, उनके बाकी मुशफिकुर रहीम है, फायर पावर ज़रूर उनके पास मौजूद है। लेकिन सिर्फ वो है कि कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन, कि मुझे वही जैसे आपने एक बात की कि समझ से बालातर चीज़ है कि महमूदुल्लाह टीम को चला रहे होते हैं या मुशफिकुर रहीम चला रहे होते हैं, साकिब अल हसन चला रहे होते हैं, कि ये चीज़ जो है कि एक चीज़ आपको क्लियर करनी पड़ेगी, कैप्टन कौन है। जैसे बाबर की हमने बात की, लीड फ्रॉम द फ्रंट की, अपनी वो जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं टीम की, आपको वो चीज़ लीड फ्रॉम द फ्रंट करनी पड़ेगी। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ देखें, बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ खेलना आसान नहीं होता। चाहे आपने ऑस्ट्रेलिया का हाल देखा था, ठीक है ज़रूर उनका बैड परफॉर्मेंसेज रही हैं वर्ल्ड T20 की, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि हम उसको अच्छा परफॉर्म करें पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान का भी जैसे आपको पता है कि ज़्यादातर कोशिश यही होगी कि हम स्क्वाड थोड़ा चेंज करें, जो खबरें भी आ रही हैं यंगस्टर्स को यहाँ पर चांस दें बांग्लादेश के खिलाफ। तो पाकिस्तान को भी अपनी जो इनिंग्स ड्यू थी, जो वर्ल्ड कप के अंदर जो अनफॉर्चुनेटली हम लोग हारे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इतनी क्रिकेट, आपको पता है इसके बाद वेस्ट इंडीज़ है, बैक टू बैक क्रिकेट है, PSL है, PSL के बाद आएगा ऑस्ट्रेलिया है, फिर वर्ल्ड T20 जैसे आपने बात की 7 से 8 महीने दूर है, तो बैक टू बैक आपके पास बहुत सारी क्रिकेट है। तो आपने अपने जो फुट मार्क्स उसको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा बिल्डअप फेस में। और उसमें जैसे हम बात कर रहे थे ऑफ एयर, मोहम्मद वसीम जूनियर की हमने बात की, हैदर अली की हमने बात की, अब हमें लोड मैनेजमेंट को कितना देखना पड़ेगा। हमने देखा मोहम्मद रिजवान, इवन जो अभी उनकी एक लंग इन्फेक्शन थी, उससे पहले भी कुछ कहीं कहीं पे निगल्स उनके नज़र आ रहे थे हमें PSL के दौरान भी। उनकी फ़िटनेस को, उनके लोड को कैसे मैनेज करना होगा, शाहीन आफरीदी के लोड को कैसे मैनेज करना होगा, हसन अली को हम कैसे वापस लेके आएंगे। तो ये सब चीज़ें आप क्या समझते हैं कि इस बांग्लादेश सीरीज़ में इन प्लेयर्स को थोड़ा सा उनकी लोड मैनेजमेंट होनी चाहिए या इनको खेलना चाहिए? सना, क्योंकि मैं आपसे ऑफेयर भी बात कर रहा था, जब KPL खास करके जब कश्मीर प्रीमियर लीग हुआ, तो मुझे याद है कि हैदर हमारे पास बैठे हुए थे, तो पूछा गया कि आप किस पोजीशन पे कंफर्टेबल हैं। उन्होंने एक बात की थी कि मैं वन डाउन पोजीशन पे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि वो यहाँ स्कोर भी करते रहे हैं, चाहे यहाँ पर वो खेलते रहे, अटक के अंदर स्कोर किया है, तो ताकि वो कह रहे थे मैं कंफर्टेबल हूँ। वसीम जूनियर, क्योंकि आप भी वहाँ पर मौजूद थी, मैंने उनसे क्लोजली उनको देखा भी है, एक जो प्रॉपर मैं कहता हूँ जो पाकिस्तान को चाहिए ना ऑलराउंडर, उनके अंदर वो गट्स मौजूद हैं। सिर्फ ये है कि एग्जीक्यूशन प्लान के कब आप उसको पाकिस्तान के लिए प्रॉपर, मुझे पता है एक बड़ा टूर्नामेंट था, ठीक है आप लोगों ने हसन अली क्योंकि एज एन एक्सपीरियंस कैंपेनर आपने उनको डाला बीच के अंदर कि ठीक है वो एक्सपीरियंसड हैं, ये नो प्रेशर ले लें वसीम जूनियर, लेकिन जब आपके पास दो नॉर्मल मैचेस थे उनमें शायद आप डालते, तो मैं कहता हूँ कि आपके पास एक ओपन वाइड होता कि ठीक है इनको हमने खिला सकते हैं। जो आपने शाहीन शाह अफरीदी की बात की, देखें रिजवान का तो चले अनफॉर्चुनेटली अभी जो इशू उनका हुआ था इंजरी का, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी आपके प्राइम फास्ट बॉलर हैं। आप कंसिस्टेंटली मैचेस खिलाएंगे, इसका मतलब अल्लाह ना करे कि जोफ्रा आर्चर के साथ हुआ कहीं उस तरफ वो ना चले जाएं, क्योंकि मुझे पता है इस वक्त प्राइम फॉर्म में है, पीक पे हैं, पहले ओवर में वो विकेट ले रहे हैं, लेकिन आपको उनको यूटिलाइज जो उनसे तरीके से करना पड़ेगा। आप हर सीरीज उनको नहीं खिला सकते, आपको रेस्ट भी देना पड़ता है बॉडी को। आप हारिस रऊफ की भी बात करें, ठीक है हारिस रऊफ पिछले मैच में ऑफ कलर ज़रूर नजर आए, लेकिन वही बात कि आपको थोड़ा बहुत इनको फास्ट बॉलर्स को रेस्ट देना पड़ेगा उनकी बॉडी को। जो यंगस्टर्स आपके पास मौजूद हैं, दहानी बड़े प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर हैं, वसीम जूनियर की आप बात करें वो ऑलराउंडर में तस्वर किए जाते हैं, तो ये वो लड़के हैं जिनको मैं कहता हूँ बांग्लादेश में आप चांस दें, हैदर अली को आप चांस दें, हफीज़ भाई अब नहीं है, तो इसका मतलब उन्होंने याद हो आपको कहा था कि किसी यंगस्टर की जगह फिल होनी चाहिए मैं अगर नहीं हूँ टीम के अंदर, तो आपके पास हैदर अली मौजूद है, इफ्तिखार को आप वहाँ पर लेके गए कि आपने अभी से T20 वर्ल्ड कप की तैयारी स्टार्ट करनी है ऑस्ट्रेलिया में,
कहना आसान है कि हम जीत सकते हैं, लेकिन आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में हमेशा जब बाउंसी कंडीशंस है वहाँ पर हम स्ट्रगल करते रहे हैं। बिल्कुल हम स्ट्रगल करते रहे हैं। और जो मोहम्मद वसीम जूनियर की बात की, मैं अहमद आपके पास भी इसी को लेके आना चाहूँगी। हमने काफ़ी डिस्कशन किया जब हसन भी यहाँ पे मौजूद था कि जो वार्म अप मैचेस थे उसके अंदर या जो नामीबिया और स्कॉटलैंड का मैच था उसके अंदर कहीं मोहम्मद वसीम जूनियर को ज़रूर खिलाया जाता। ऑफ कोर्स अब तो जो हो चुका सेमीफाइनल में, पर क्या समझते हैं कि 15 के सब प्लेयर्स को गेम में रहना कितना ज़रूरी होता है नॉकआउट मैचेस के लिए? हमने देखा ऑस्ट्रेलिया ने कुछ चेंजेस की थी, एक ही चेंज किया था, एस्टन एगर को मिच मार्श को बिठाया था, लेकिन वही मिच मार्श जो हैं वो फाइनल के फिर प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। अहमद आप हमारे साथ मौजूद हैं जी। अगर यही सवाल मैं आपके पास ले आऊँ कि आप भी यही बात कर रहे थे कि कितना ज़रूरी होता है एक प्लेयर का। ठीक है, आप पीछे जितनी भी क्रिकेट खेल के आए हो, आपने KPL खेली हो, आपने PSL खेली हो, पर उस इन्वायरमेंट में UAE में जाके उसी टूर्नामेंट का हिस्सा, चाहे वार्म अप गेम का ही हिस्सा हो, चाहे नामीबिया के अगेंस्ट स्कॉटलैंड के अगेंस्ट ही मैच हो, कितना ज़रूरी होता है एक प्लेयर के लिए कि वो वहाँ जाए ग्राउंड में और उस एटमॉस्फेयर को फील करे? देखिए सर, अनफॉर्चुनेटली आपको पता न्यूजीलैंड वाला जो इशू हुआ था, वरना शायद ये जो लड़के हैं उस सीरीज़ के अंदर हम टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट आपका होम कंडीशंस ही होती है। यही आपकी फेमिलियर कंडीशंस है, होम कंडीशंस। आपने अगर इस टूर्नामेंट में पूरी बात करें, शायद 2 ही टीमें थी जो सबसे ज़्यादा इस कंडीशंस को जानती थी, एक अफगानिस्तान थी और एक आप पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि दोनों का ये होम ग्राउंड रहा है। लेकिन वहाँ पर भी जब प्रैक्टिस मैच आपको याद हो, क्योंकि प्रैक्टिस मैच इतने ज़्यादा काउंट नहीं होते, हमारे जो लोग हैं वो बेचारे परेशान हो गए थे, दूसरा मैच पाकिस्तान हार गया, लेकिन काउंट इतने नहीं होते। उसमें हमारी वैसे कोशिश मेरी भी थी कि पहले मैच में चलें आप एक फुल स्क्वाड खिला लेते, दूसरे में एटलीस्ट आप यंगस्टर्स को चांस देते, क्योंकि वही जो आप बात करी ना, एक वाइड आपके पास ओपन होता है कि अगर फ़खर नहीं परफॉर्म कर रहे थे कि हैदर अली आ सकते हैं इनकी जगह पे, या वसीम जूनियर को आप लेके आ सकते थे। धानी तो चले वो अलग कैटेगरी में थे तो वो अभी नहीं खेल सकते थे, लेकिन ये चीज़ें आपके पास होनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने शायद वही कहा कि विनिंग स्ट्रीक के साथ चलें, जो 2 नॉर्मल मैचेस थे उसमें भी आपको पता है इनको चांस नहीं दिया गया। ये राइट टाइम है मैं कहता हूँ वसीम जूनियर का। हसन अली ठीक है, वो अभी फॉर्म में नहीं है, उनको बैकअप भी किया गया, सारा कुछ है, लेकिन अगर इस टूर्नामेंट में आप हसन अली को देखें तो बहुत से लोग शायद नाराज़ भी होते हैं इस बात पे, लेकिन हसन अली ऐसा फास्ट बॉलर मैंने उनको रिदम में नहीं देखा जो एक हसन अली जाने जाते हैं। ठीक है, पिचेस या स्पिन को सपोर्ट करती हैं, लेकिन हसन अली की बॉडी लैंग्वेज से भी आप देखें ऑफ कलर नजर आए। बेशक उन्होंने एक कैच छोड़ा, लेकिन आप उस पूरे मैच के अंदर आप देखें उनकी बॉडी लैंग्वेज एज अ फास्ट बॉलर ऑफ कलर थी, उनकी बॉडी मैच नहीं करी थी एज अ फास्ट बॉलर। तो ये चीज़ें आपको जेन में रखनी पड़ेंगी फ्यूचर के लिए कि हसन अली तो ये नहीं कि अब 24/7 आपके साथ हैं, आपके पास वसीम जूनियर है, उनको आप एटलीस्ट तैयार करें इंटरनेशनल लेवल के लिए, क्योंकि ये ज्यादती होती है कि आप इनको उठा के सीधा सीधा आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डाल दें, इस मैचेस के अंदर करें ताकि वो अपनी तैयारी करें बड़े टूर्नामेंट के लिए। अहमद आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, यही सवाल आपके पास था कि कितना ज़रूरी था मोहम्मद वसीम के लिए भी, मोहम्मद वसीम जूनियर को, कि इनको शुरू में मैचेस खिलाए जाते। इसके ऊपर भी ज़रूर टच कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम के लिए हम अपनी तैयारी बेहतर रखें नॉकआउट स्टेजेस की। और दूसरा, शादाब खान की जो बॉलिंग थी इस टूर्नामेंट में, जो ख़ास तौर पे सेमीफाइनल के अंदर थी, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करें। जी सना, मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट हाईलाइट की हैं। पहले तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बड़ी डिफरेंट हो चुकी है और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, बहुत टफ हो जाता है। अगर हम देखते हैं कि कंटिन्यूस क्रिकेट हो रही होती है तो हम मेरे ख्याल से अब इस बात पे कह नहीं सकते कि जी मैच प्रैक्टिस मिलनी थी, तमाम लोग मैच रेडी होते हैं, किसी भी वक्त चेंजेस करने पड़ जाते हैं। तो आई थिंक वसीम विल बी रेडी, जब भी आप उनको मैदान में उतारेंगे ही विल बी मोर देन रेडी टू परफॉर्म फॉर पाकिस्तान। जहाँ तक शादाब की बात है तो मेरे ख्याल से टूर्नामेंट के शुरू में हम उन कुछ लोगों में से थे जो बार बार कह रहे थे कि बैक हिम अप, ही इज़ अ ट्रम्प कार्ड। वो चाहे फील्डिंग करे, बॉलिंग करे, चाहे बैटिंग करे, वो बड़े मैच का प्लेयर है और वो आपको परफॉर्म करके देगा। तो मेरे ख्याल से उसने वही दिखाया सेमीफाइनल में, बेचारे ने पूरी एफर्ट की। जैसा कि मैंने कहा, अनफॉर्चुनेट, हार और जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन इधर से जो आपको शादाब खान एज ए प्लेयर डेवलप होकर मिलेगा पाकिस्तान के लिए इज फिनोमिनल। बिल्कुल। और उसके अलावा उस्मान कादिर भी बाहर बैठे थे। अब बांग्लादेश की जो 3 मैच हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, 19, 20 और 22 तारीख को ढाका में खेले जाएंगे। आपको क्या लगता है कि इन मैचेस को ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, जो बेंच स्ट्रेंथ थी पाकिस्तान की उसको टेस्ट करने के लिए, और कितनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी अगर इन लोगों को मौका मिलता है? सरफराज अहमद बहुत देर से साइड लाइन हुए हैं इस वक्त, ऑब्वियसली साथ हैं टीम के, पर खेले नहीं। उस्मान कादिर को अभी मौका नहीं मिला, शाहनवाज धानी हैं, तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी फिर इनके लिए पैदा हो गई है इस टूर्नामेंट से। जी, मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल ठीक कहा, उस्मान कादिर को भी बिल्कुल मौका देना चाहिए, लेकिन आपको साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा
कि आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के साथ जाना है। लेकिन मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा एक, मैंने जैसा कि कहा कि टीम कॉम्बिनेशन फ्यूचर के लिए बनाने का अच्छा एक मौका है, तो दिस कैन बी रियली गुड फॉर पाकिस्तान कि बांग्लादेश के खिलाफ आप अपने वेरियस कॉम्बिनेशन ट्राई करें। जैसा हफीज ने ऑप्ट आउट किया टूर में, तो हैदर अली को चांस मिल सकेगा, तो बहुत से पॉजिटिव हैं पाकिस्तान के लिए आगे। बिल्कुल, बहुत से पॉजिटिव हैं इस पाकिस्तान सीरीज़ के हवाले से। और हम छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ वुमेंस के दरमियान जो सीरीज़ हुई है उसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू। Here he goes again. पाकिस्तान, नया है जज्बा, नई है उमंग। खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन? मौशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए? रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव में। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। Here he goes again. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360 और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद अवैस और इस वक्त फ़ोन लाइन पे मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट होस्ट और कमेंटेटर सिकंदर बख्त, जो हमेशा से होस्ट करते रहे और मैं एज एन एक्सपर्ट उनके साथ बैठती रही हूँ। वेलकम सिकंदर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सना। और सिकंदर, आपकी तस्वीर हमें बड़ी कंफ्यूजन रही कि कौन से सिकंदर बख्त हैं, तो फाइनली शुक्र है, आई एम वेरी हैप्पी कि सही वाली तस्वीर लग चुकी है वहाँ पे।
सिकंदर, आपने पूरी पाकिस्तान वुमेंस की वर्सेस वेस्ट इंडीज़ वुमेन की सीरीज़ को कवर किया है। सबसे पहले मैं आपको इस बारे में बात करना चाहूँगी। इस साल का दूसरा वाइट वॉश हुआ है पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट को वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। पहले होम पे वेस्ट इंडीज़ ने उनको हराया 3 मैच की सीरीज़, वनडेज़ भी और T20s भी, और इस दफ़ा वनडे सीरीज़ पाकिस्तान में हुई और तीनों मैच हारे। आपने ओवरऑल क्या पॉजिटिव्स और क्या नेगेटिव्स देखे इस सीरीज़ में? पाकिस्तान का स्टार्ट इतना अच्छा नहीं रहा था इन टर्म्स ऑफ प्लेयर अवेलेबिलिटी। हमको मालूम है 6 प्लेयर्स पॉजिटिव टेस्ट हुए थे, फिर वो रिकवर हुए। तो पाकिस्तान का पहला मैच तो कुछ की प्लेयर्स के बिना ही गुजर गया, जिसमें कप्तान भी थी, उमैमा भी थी, उसके अलावा डायना भी थी, एक्सपीरियंस प्लेयर है डायना जवेरिया। बट ओवरऑल पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस रहा वो काफी अंडर पार रहा। हालांकि एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि होम कंडीशंस में और अपने बैकयार्ड में पाकिस्तान इससे बेहतर परफॉर्मेंस देगा। रिजल्ट तो चलें ठीक है, सेपरेट इशू है, लेकिन पाकिस्तान किसी तरह से क्लोज आया ही नहीं। पहले मैच में भी और दूसरे मैच में भी टॉस जीत के पाकिस्तान ने चेज का फैसला किया। 150 रन पाकिस्तान चेज नहीं कर पाया। आई थिंक थोड़ी सी इंटेंसिटी, फायर पावर मिसिंग है पाकिस्तान के साथ। इशू ये हुआ है कि वो जो काफी अर्से से नजर आ रहा है वो ये है कि जो की मोमेंट्स हैं मैच में जहाँ पे वो कैपिटलाइज कर सकते थे और रिजल्ट अपने फेवर में ला सकते थे, उनको कैश नहीं कर पाए। जैसे कि 150 पे अगर आउट कर दिया है वेस्ट इंडीज को तो ये बना लेना चाहिए था, यानी ये इतना टफ नहीं होना चाहिए था। और कल 15 पे 3 आउट कर दिए थे चेज करते हुए वेस्ट इंडीज के, और उस सिचुएशन को भी पाकिस्तान कैश आउट नहीं कर पाया। कुछ की प्लेयर्स मिसिंग हैं, जिसका मुझे रीजन तो नहीं पता, शायद सर्टेन परफॉर्मेंसेस पास की हैं। इसमें नाहिदा खान नजर नहीं आई। पाकिस्तान काफी लैक कर रहा था टॉप 2 टॉप 3 में एक्सपीरियंस पे, और खासतौर पे जब क्वालिफिकेशन के लिए जाना है। वर्ल्ड कप की एक छोटा टूर्नामेंट नहीं है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। पाकिस्तान आई थिंक थोड़ा सा अवेलेबिलिटी नजर नहीं आई उन प्लेयर्स की। अगर आपने कुछ प्लेयर्स छोड़े हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट्स नहीं, जो आप कह सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन। बिल्कुल, मैं आने ही वाली थी नाहिदा खान के ऊपर भी। 2019 में जो लास्ट हमने वनडे सीरीज इनको हराई थी यूएई की, पर हम इसके ऊपर आएंगे छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक पे जाना होगा अभी, और फिर वापस आते हैं। फिर उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक हाजिर जज जो हैं, जो इस केस को जो है वो सुन रहे हैं, उनके मुताल्लिक जो है वो एक ऐसी चीज़ को सामने लाते हैं कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के साबका चीफ जस्टिस ने जो है वो उनको ज़मानतें ना देने के हवाले से जो है वो टेलीफोन के ऊपर हदायत दी। मैं समझता हूँ कि ये PMLN की तारीख है। आप देखें कि ये कैसा हुस्न इत्तफाक है कि जो वहाँ पर नोटरी टेस्टिफाई करता है नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को, चार्ल्स ड्रॉस्टन, वही जो है वो राना शमीम की भी लंदन में बैठे हुए जो उनकी स्टेटमेंट है उसको नोटिफाई कर देते हैं। और 2018 के इंतखाबात से पहले की बात जिसका हवाला दे रहे हैं, वो राना शमीम को आज जब मरियम सफदर के केस की जो अपीलें हैं वो मेरिट के ऊपर चल रहा है और 17 तारीख को वो केस लगा हुआ है, उससे चंद रोज़ कबल जो है उसको किसी अखबार में किसी सहाफ़ी के ज़रिए जो है वो स्टोरी पब्लिश करवाना, उसके ऊपर फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इन्होंने अपनी तारीख को दोहराया है। चाहे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हो, चाहे पाकिस्तान की आला अदलिया के जजेस के ऊपर ज़मीन तंग करने की बात हो, चाहे आप जस्टिस रिटायर्ड कयूम को शहबाज शरीफ की जानिब से टेलीफोन के ऊपर फ़ैसले लिखवाने का मामला हो, चाहे रफ़ीक तारर जैसे लोगों को जो है वो सदर बना के नवाजने का मामला हो, जस्टिस रमदे के बेटे मुस्तफ़ा रमदे को एडवोकेट जनरल लगाने का मामला हो, जहां पर इनके साथ कोई मिलकर मैच नहीं खेलता और इंडिपेंडेंटली फ़ैसले करता है, उसके ऊपर ये इस किस्म के जो है वो अटैक्स लॉन्च कर देते हैं। और आपको अरशद मलिक मरहूम की वीडियो का भी मामला सामने होगा कि वो वीडियो आज तक कोर्ट में बतौर एविडेंस के तौर पे जमा नहीं करवाई गई। उसमें भी PMLN के किरदार नासिर भट्ट शामिल थे। यहाँ पर जो है वही सेम नोटरी उसको सर्टिफाई कर रहा है जो कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को सर्टिफाई करता है, वही राना शमीम के बयान को जो है वो सर्टिफाई कर रहा है। और उसकी टाइमिंग देखें
कि जब केस अपीलों के लिए लगा हुआ है 17 तारीख को और वो अपने मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुंच रहा है, जो रिमार्क सामने आ रहे हैं, वहाँ पर सिटिंग इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज को जो है वो मलाइन करने की कोशिश की गई है। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है जो कि शरीफ ख़ानदान की जानिब से किया गया है। इस साजिश के पीछे भी यही लोग छुपे हुए हैं। बुनियादी सवाल है कि आज तक ये अपने 4 फ्लैट्स के बारे में ये अपनी मनी ट्रेल नहीं दे सके, अपनी रसीदें नहीं दिखा सके, उस चीज़ का जवाब इनके पास है नहीं है। इधर उधर की जो है वो टामक टोइयाँ मारते रहते हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि इनको बाज आना चाहिए इस चीज़ से। और ये इनके जो पुराना तरीक़ेकार है, ये तरीक़ेकार जो है वो मज़ीद आगे नहीं चल सकता। तो लिहाजा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर नोटिस लिया है और हम ये समझते हैं कि इन्होंने अदलिया पर हमले की अपनी उस तारीख को जो है वो दोबारा दोहराया है, जिससे मैं समझता हूँ कि नून लीग का जो शर्मनाक चेहरा है वो एक बार फिर कौम के सामने जो है वो यहाँ हुआ। अच्छा सर, फारूक साहब ये बताइएगा कि जो आपकी और दीगर जो हुकूमती तर्जुमान है, जो आपकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, क्या इससे तासुर लिया जाता है कि पाकिस्तान में जजेस फरोख्त होते हैं? देखें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो है वो अदलिया आज़ाद है और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी जमात ने, हमारे लीडर ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जब इस किस्म का कोई मामला सामने आता है और एक तारीख़ है नून लीग की इस हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर फिर उनको जो है वो जवाबदेह भी होना चाहिए। और पाकिस्तान की आला अदलिया भी मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद हैं, उनको इसके ऊपर उन्होंने नोटिस भी लिया है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर आगे वो अपनी कार्रवाई को कैसे आगे बढ़ाते हैं। इत्तेहादियों के हवाले से फारूक साहब इत्तेहादियों के साथ बातचीत मुकम्मल हो चुकी है, रजामंद हो गए हैं। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर ये हमारे इत्तेहाद को 3.25 साल से ऊपर हो चुका है और हम अपने इत्तेहादियों को हमेशा साथ लेके चले हैं। इत्तेहाद की मजबूती के हवाले से अगर किसी जगह के ऊपर को तहफ़्फ़ुज़ात भी आए हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात को भी हमने दूर किया है। और मैं समझता हूँ कि इत्तेहादी बिल्कुल हुकूमत के साथ खड़े हैं, डंके की चोट के ऊपर साथ खड़े हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, ये इस मुल्क के अंदर जो है वो हमेशा के लिए धांधली का रास्ता रोकने जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो भी पार्लिमानी जमात, जो भी सियासी जमात जो इंतखाबात साफ़ हैं, शफाफ चाहते हैं, वो EVM के साथ खड़े हैं और हमारे इत्तेहादी भी जो है इसके ऊपर पूरी तरीके से जो है वो साथ खड़े होंगे। उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे और बीच में डगमगा क्यों गए थे? देखें, मैं समझता हूँ कि हमेशा अगर कोई चीज़ को अच्छे अंदाज से, बेहतर अंदाज से जो समझना चाहता है, हमने तो इत्तेहादियों के अलावा अपोजिशन को भी अप्रोच किया है, अपोजिशन को भी बारहा इसके ऊपर खतूत लिखे हैं। तो मैं समझता हूँ कि EVM के ऊपर जो है वो अब सब मिलके बिल्कुल हुकूमत के साथ खड़े हैं, डंके की चोट के ऊपर साथ खड़े हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं, ये इस मुल्क के अंदर जो है वो हमेशा के लिए धांधली का रास्ता रोकने जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो भी पार्लिमानी जमात, जो भी सियासी जमात जो इंतखाबात साफ़ हैं, शफाफ चाहते हैं, वो EVM के साथ खड़े हैं और हमारे इत्तेहादी भी जो है इसके ऊपर पूरी तरीके से जो है वो साथ खड़े होंगे। उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे और बीच में डगमगा क्यों गए थे? देखें, मैं समझता हूँ कि हमेशा अगर कोई चीज़ को अच्छे अंदाज से, बेहतर अंदाज से जो समझना चाहता है, हमने तो इत्तेहादियों के अलावा अपोजिशन को भी अप्रोच किया है, अपोजिशन को भी बारहा इसके ऊपर खतूत लिखे हैं। तो मैं समझता हूँ कि EVM के ऊपर जो है वो अब सब मिल के आगे जो है वो चलेंगे और इसके हवाले से आप देखेंगे कि कानून साजी भी जो है वो पास होगी मुश्तरका इजलास से। और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अपने तमाम इत्तेहादियों को साथ लेके चलने के ऊपर यकीन रखते हैं और इत्तेहाद को जो है वो मज़ीद हम मज़बूत बनाएंगे। मुश्तरका इजलास के हवाले से जो है वो आपको मालूमात दे दी जाएंगी, जल्द होगा। कैबिनेट मीटिंग का जो है वो फिलहाल उसको हमने पोस्टपोन किया। थैंक यू। नाज़रीन, वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और मीडिया के सवालात के जवाबात भी दे रहे थे। उनका यह कहना था कि गलत बयानी और धोखादही नून लीग का वतीरा है। नून लीग पहले भी अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश करती रही है। जहां उनके खिलाफ फैसले आते हैं, ये लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं, मगर अब ऐसा नहीं चलेगा। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि अदलिया आज़ाद है, हमने आज़ाद अदलिया के लिए बहुत जद्दोजहद की है, हमारा इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात बिल्कुल कायम है और मजबूत है। ऐसा कहना था वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब का मीडिया से गुफ्तगू के दौरान। PTV न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही।
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360 और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट के हवाले से, जिन्होंने अभी एक सीरीज़ खेली वेस्ट इंडीज़ वुमेन के साथ और 3-0 अनफॉर्चुनेटली उनको सामना करना पड़ा शिकस्त का, और जा रही हैं अब ये दोनों टीम्स आज ही रात को क्वालिफायर्स खेलने जिम्बाब्वे में, जो कि वर्ल्ड कप होना है न्यूजीलैंड में 2022 फरवरी में। तो उसके लिए अगर इनको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, सिर्फ 3 स्पॉट्स वहाँ पे मौजूद हैं और इसमें ये दोनों टीम्स के साथ साथ श्रीलंका की टीम भी शामिल है, आयरलैंड की टीम भी शामिल है। तो यहाँ पे बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं दे पाए। 6 विकेटों से आखिरी मैच हारे हैं। हमने देखा है सिलेक्शन इनकंसिस्टेंट रही है पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट के हवाले से भी। नाहिदा खान जो एक बड़ा नाम है वनडे का, वो भी इस वक्त बाहर है। निदा डार के वालिद का इंतकाल हुआ, जिसकी वजह से वो इस सीरीज़ में शामिल नहीं थी। अब उन्होंने ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान टीम को। पर जब इनकंसिस्टेंट सिलेक्शंस होती हैं, अब हमारा वनडे वर्ल्ड कप खड़ा है सर पे। 4 साल आप एक बंदे को, 3 साल एक प्लेयर को आप ओपन कराते हैं और एन वर्ल्ड कप से पहले उसको ड्रॉप कर देते हैं। आपको लगता है कि इस तरीके से टीम्स बिल्ड हो सकती हैं और नए वाले जो प्लेयर्स हैं, जो अब जिनको ओपनिंग की जगह मिली है सीधा क्वालिफायर्स में, जो हाई प्रेशर गेम होगा फिर वर्ल्ड कप में, उनके साथ भी क्या ये चीज़ फेयर है? देखिए, एक तो सबसे पता बड़ा इशू क्या है अपना, जो सना हमें भी हमेशा लगा वुमेंस क्रिकेट का जोन सा है, क्योंकि उसको इतना मार्केटाइज नहीं किया जाता कि उसके अंदर आप एक होता है ना फॉलो अप करते हो क्रिकेट को। आप देखें इस वक्त आप अंडर 19 की हम लोग बात करते हैं, जो वुमेन क्रिकेट जोन सा आपका है, फैक्ट ऑफ मेंस क्रिकेट के बाद वुमेंस की, कितने आप लोगों के टूर्स जोन से इंटरनेशनली जोन से लड़कियां आपकी जोन से जाके ट्रेन होती हैं, उन टफ कंडीशंस में खेलती हैं ताकि वो कम्पीट करें इंडिया, श्रीलंका या आयरिश टीम को कर लें, वेस्ट इंडीज़ को। उसके बाद सबसे बड़ा मसला जैसे कि 50 रन की अगर किसी टीम अपना लड़की की एवरेज है, उसको आप रिप्लेस किसी और के साथ, ऐसा बैट्समैन को रिप्लेस आप बॉलर के साथ करो, वो भी उसको अफेक्ट करता है टीम को। तो आपको चीज़ जो सी सबसे पहली जो मुझे याद है, मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी ऑस्ट्रेलिया में 70% वुमेन क्रिकेट खेलती हैं। पाकिस्तान में आप देखें कितनी % वुमेन क्रिकेट खेलती हैं। पाकिस्तान में आई गेस क्लब क्रिकेट भी नहीं है वुमेन्स की इतनी ज़्यादा कि हार्डली कोई आपको नज़र में आएगी। उसके बाद जो पाकिस्तान सीनियर टीम है वुमेन्स की आप बात करें, उसकी टूर की हम बात करते हैं, आपकी जो अंडर 19 जो आप यहाँ तक कि जो स्कूल क्रिकेट भी आप स्टार्ट आप कर रहे हो, मेरी तो वैसे उस दिन ख्वाहिश थी कि जो स्कूल क्रिकेट में आप इतना इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, जो पंजाब ने किया है, फेडरल में भी स्टार्ट होने वाली है, वुमेंस की लड़कियों की भी आप स्कूल क्रिकेट को तैयार करें, लेकिन उससे फिर जो टैलेंट है उसको ऊपर लेके भी हैं। ये नहीं हो कि जी बस हमने एक साल में जी 10 लड़कियाँ निकाली हैं, उनका नाम एक साल के लिए बस अपना चलता रहता है कि जी लड़की ने परफॉर्म किया, आज के बाद वो नज़र नहीं आती। क्योंकि आप स्कूल क्रिकेट अगर आपने देखनी है अपनी वुमेंस की भी, तो आप श्रीलंका की देखें, जो मेंस क्रिकेट भी है वुमेंस क्रिकेट भी, उनकी स्कूल क्रिकेट इतनी स्ट्रांग है कि वो टफ टाइम देती हैं बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर आके। तो आपको जितना हो सके अपनी जो फीमेल क्रिकेटर्स हैं उनके लिए ये रास्ते खोलने पड़ेंगे, उनको इंटरनेशनल टूर्स पे भेजें, उनके टूर ज़्यादा करें, तब जाके वो क्रिकेट अपनी बनाएंगी पाकिस्तान में। बिल्कुल, और इन टूर्स के साथ साथ कंसिस्टेंट सिलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उन प्लेयर्स को आप उन्हीं की जगह पे जो है वो मौका दे के ट्रेन कर सकें। हम देखेंगे अगर सिकंदर बख्त हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं। सिकंदर, आप हमारे साथ अभी लाइन पे मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल जी सिकंदर, ओवरऑल आपने यूएई की भी सीरीज़ कवर की, पाकिस्तान की, जब पाकिस्तान दुबई में वेस्ट इंडीज़ से जीता था 2019 में। अब आपने देखा है इस सीरीज़ को हवाले से आपको कहाँ पे कमी महसूस हो रही है? आपने फायर पावर की बात ज़रूर की, निदा डार ऑब्वियसली इस टीम का हिस्सा नहीं थी, उनके वालिद का इंतकाल हुआ था, पर अब उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो अगर निदा भी वापस आ जाती है, आपको लगता है कि इंशाल्लाह क्वालिफायर्स में कुछ बेहतर परफॉर्मेंस होगी पाकिस्तान टीम की? देखिए, पाकिस्तान का इस इशू आज का नहीं, काफी पहले से है। डॉट बॉल बहुत ज्यादा कंज्यूम की जाती है, स्ट्राइक रोटेशन में प्रॉब्लम है। कल की मैच को आप देख लें, पाकिस्तान 35वें ओवर में बैटिंग कर रहा था, 125 डॉट बॉल्स थी, दैट इज अराउंड 20 ओवर्स ऑलमोस्ट, बल्कि उससे ज्यादा ही। तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मॉडर्न टीम्स 250 पौने 300 का स्कोर टारगेट करती हैं पहले बैटिंग करते हुए। अगर आपने 122 120 रन ही बनाने हैं, तो अभी रिसेंटली जिम्बाब्वे बांग्लादेश खेल रहे थे विमेन, 122 बनाए 46 ओवर में जिम्बाब्वे ने, बांग्लादेश ने उसको 1 विकेट के नुकसान पे पूरा कर लिया। अगर आपने क्वालिफाई करना है, वेस्ट इंडीज है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, तो 3 टीमें जाएंगी जैसे आपने कहा, तो आपको अपना गेम अप करना पड़ेगा। इतनी ज्यादा डॉट बॉल स्ट्राइक रोटेशन नहीं होती, तो फिर अपने रिलीज शॉट पे जाते हैं, विकेट थ्रो कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस टीम में नहीं है, कुछ लड़कियां खेली हुई हैं 100 से ज्यादा मैचेस। आई थिंक बाय नाउ दे शुड अंडरस्टैंड। डिएंड्रा डॉटन ने 100 140 बनाए, उनकी कप्तान ने कल नॉट आउट 102 बनाए। यू नीड 1 और 2 पीपल एक्सपीरियंस जो 50 ओवर वर्जन, पहले तो 50 ओवर खेलें, उसके बाद कोई 1-2 ऐसी परफॉर्मेंसेस दे जाए जिससे स्कोर को हेल्प हो। अभी आप सिद्रा नवाज को स्टैंड इन कैप्टन बना के अगले मैच में उनकी 11 में भी जगह नहीं मिलती, तो बनती, तो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड।
what is the formula बिल्कुल, behind बहुत दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने उठाए हैं कि अगर एक को आप तैयार कर रहे हैं फ्यूचर कैप्टन के लिए तो उसको 11 में फिर कैसे नहीं आप खिला सकते। और दूसरी बात आपने की बड़े स्कोर्स की, ऑब्वियसली जो मेन डिफरेंस था वो सेंचुरीज का ही डिफरेंस था। हमारे सीनियर प्लेयर्स बड़ी कोई भी रन नहीं बना सके। इसके बरक्स जब 2019 में हमने इनको हराया था तो 96 किया था सिद्रान अमीन ने, मुझे याद है, जिस मैच में हमने जीता, और दूसरे में भी आलिया ने 77 किया। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पॉइंट्स को उठाया है। थैंक यू सो मच सिकंदर, आपने हमें इतने शॉर्ट नोटिस पे ज्वाइन किया। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच मोहम्मद अवैस, आपने भी हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं कल स्पोर्ट्स 360 से। अभी इतना ही।